हेलो बच्चों, आ गए हैं एक और नए शानदार सेशन में। पिछले सेशन में सर ने तुम्हें क्या बताया था, बोल दो जल्दी। क्या बताया था? हाँ, देख लेता हूँ यहाँ से। हाँ, ओके, ये सारी बातें कर दी थी उन्होंने। डीएनए क्या होता है, आरएनए के बारे में बातचीत कर दी थी। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बोला जाता है। पहले पहले अपने लाइफ में प्रोटीन्स को, बेटा उन्होंने स्टोरी नहीं समझाई कि तुम्हें। हाँ सर, अभी स्टोरी समझाते हैं अपन। पिछले क्लास में तुमने देखा डीएनए और आरएनए की बात है। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। और आज आज टॉपिक डीएनए मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि डीएनए की पहले पहले टुकड़े से, स्क्रैच से अपन एकदम डीएनए को एकदम समझ रहे होगे। कौन से साइंटिस्ट ने बातें की डीएनए के बारे में। पहले क्या था, पहले की लाइफ में, पहले जब भी पुराने लोग थे, वो डीएनए और प्रोटीन्स में कंफ्यूज हो गए यार। डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में कंफ्यूज हो गए। कैसे सर? ऐसा तो किसी टीचर ने हमें बताया नहीं कि प्रोटीन्स के साथ कंफ्यूज हो गए। ये बेटा एसएससी बुक की बात है, जो मैंने उठा के लेके आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए। एसएससी बुक क्या बोलती है, एसएससी क्लास 12, एचएससी क्लास 12 क्या बोलती है कि बेटा डीएनए इतना छोटा है। एक एक ये लिख देता हूं मैं, सेल इज, सर ने बताया होगा, सेल इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन क्रोमोसोम्स, हाँ, एंड क्रोमोसोम्स आर ग्रेटर देन डीएनए। मतलब यहां से देख ले भाई, डीएनए वेरी स्मॉल है, डीएनए इज वेरी स्मॉल। हाँ सर, डीएनए वेरी स्मॉल है, डीएनए इज वेरी स्मॉल, डीएनए बेटा वेरी स्मॉल है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल से, वैसे और पुराने जमाने के साइंटिस्ट को लगता था कि यार प्रोटीन से एक्सप्रेशन आ रहा है, प्रोटीन से एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसलिए प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा। जो वेरिएशंस प्रोटीन करते हैं, उनका नेगेटिवली चार्ज, उनका स्ट्रक्चर वगैरह, उतने ही वेरिएशंस में प्रोटीन असिस्टेड है। लेकिन बाद में 25 इयर्स लेटर देखा सबने कि यार डीएनए ये छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन बड़ा तगड़ा मॉलिक्यूल है। दिस इज ऑल्सो अ लार्ज मॉलिक्यूल यार। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स वगैरह बाद में देखोगे, तुम स्टडी करोगे वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसके वेरिएशंस से ही डिफरेंसेस पैदा होते हैं स्पीशीज में। इसके थोड़े चेंजेस के कारण ही स्पीशीज में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ये प्रोटीन्स और डीएनए के बीच में बातचीत कर रहे थे साइंटिस्ट। उससे पहले डीएनए क्या है ये मिटा देते। हाँ, डीएनए के बारे में शानदार तरीके से नोट्स बनाएंगे। डीएनए की मैं बात करूंगा तो वक्त था यार, स्टोरी है ये बाबा पढ़ाने आ गए, स्टोरी की बात चल रही है। 1969 की बात थी। हाँ, 1969 की बात थी। फ्रेडरिच मेशर सर ने क्या किया इन्होंने, फ्रेडरिच मेशर सर ने पुराने अस्पताल से, लोकल हॉस्पिटल से उन्होंने he collected discarded band-aids। उन्होंने भाई साहब लोकल अस्पताल में गए। सर फ्रेडरिक मेचर साहब, 1869 की बात थी, गए वो लोकल अस्पताल में, बोले ए बाबा, बोले थोड़े डॉक्टर को, बोले यार डिस्कार्डेड बैंडेड्स पकड़ा दो हमें। डॉक्टर ने बोला यार पागल इंसान है, डिस्कार्डेड बैंडेज दे रहा है, अपना कुछ नुकसान नहीं हो रहा, अपन दे देते हैं। उन्होंने दे दिया। ये थे बड़े इंटेलिजेंट। इन्होंने क्या किया, डिस्कार्डेड बैंडेज पे पस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पस सेल्स मतलब सपोज मुझे हाथ पे एक
इन्फेक्शन हो गया, उस पे वाइट पस दिखता है, दैट इज वर्न आउट WBCs। वो बैंडेड पे उन्होंने पाया कि यार पस सेल है। इसके पस सेल के भाई साहब न्यूक्लियस में उन्होंने एक सब्सटेंस डिस्कवर किया। इन द न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल he discovered a substance called nuclein. In pus cells, he discovered a substance in pus cells, in the nucleus, रब कर देते, सर की गलती हो गई, in the nucleus of pus cells he discovered a substance and named it nuclein। क्या किया सर उन्होंने? पस के सेल्स लिए उसके न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स ही डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस। ऐसा सा एक सब्सटेंस उन्होंने डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने दिया है न्यूक्लिन। सर न्यूक्लिन क्यों नाम दिया? अरे भाई न्यूक्लियस में उन्हें मिला पस सेल की, इसलिए न्यूक्लियन नाम दे दिया, खत्म, बात कर दी। हाँ, ये था स्टोरी का पहला मोड। सर अपन नोट कर लो ये। हाँ, मैं बताता हूँ, पीछे से दिख रहा है क्या बोर्ड क्लियरली? हाँ, विजिबल है। थोड़ा सा डलनेस आ रहा है क्या? हाँ, इतना थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, टीम से बोलता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा डल आ रहा है। डीएनए की अपन ने बात किया, जेनेटिक मटेरियल सर ने पिछले क्लास में बता दिया था, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। प्रोटीन से क्या डिफरेंट है डीएनए में, वो स्टोरी अपन ने पढ़ ली। ये अपन ने स्टोरी की एक बात चालू कर दी, डीएनए को अपन और अंदर तलाशते गए। अपन ने देखा यार इन 1869 फेडरिच मेशर साहब एक लोकल हॉस्पिटल में गए। उन्होंने यार डॉक्टर्स को बोला कि थोड़े डिस्कार्डेड बैंडेड्स हमें दे दो। डॉक्टर्स ने बोला ये लो। उन्होंने बैंडेड्स पे पड़े हुए पस सेल्स को देखा, उन्हें पस सेल्स को एनालाइज किया और उसकी न्यूक्लियस में उन्हें एक चीज मिली जिनको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। हाँ सर, अभी तक की ये स्टोरी थी। इस स्टोरी के अगले मोड पे क्या आते हैं? लेटर ऑल्टमान ने क्या किया? ऑल्टमान told that the nature of nuclein is acidic and further he named it nucleic acid। ये अगले स्टोरी का पार्ट आ गया। इसी स्टोरी में अगले मोड पे एक साइंटिस्ट हमारे लाइफ में आए, ऑल्टमान। इन्होंने क्या बोला कि यार जो फेडरिच मेशर साहब ने सब्सटेंस ढूंढा था न्यूक्लिन, उसका नेचर है एसिडिक। ये यार इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसका नेचर है एसिडिक एंड उन्होंने इसे नाम दे दिया यार न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक नेचर के कारण क्या हुआ, उन्होंने सिंपली बोल दिया कि फ्रेडरिक मेशर साहब ने हमें एक सब्सटेंस के बारे में बताया न्यूक्लिन, और ऑल्टमान सर ने बोला कि
नेचर इसका एसिडिक है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड। तो नाम न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? ऑल्टमान ने। पहले स्टार्ट किसने किया? फ्रेडरिक मेचर साहब ने। डेट ये क्या थी? 1869 वाली डेट थी। चलो इसे रिवाइज कर ले जल्दी, अब तक के लिए। अब तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट्स वगैरह नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, डाउट्स नहीं है। In 1869, Frederick Mecher went to a local hospital and collected discarded band-aids. In the nucleus of pus cells, he discovered a substance and named it nuclein because it was found in the nucleus, so he named it nuclein. Later, Altman told that the nature of nuclein is acidic, and further he named it nucleic acid. यहां तक क्लियर है? सबने लिख लिया है क्या बच्चों? रब कर दूं बोर्ड? हाँ सर कर दीजिए रब। मजा आ रहा है आज, पूरे डीएनए की फील ले रहे अपन। 12 साढ़े 12 बजे डीएनए की फील ले रहा हूं मैं भी तुम्हारे साथ। डीएनए की फील आ रही है रग रग में सर। जेनेटिक्स दौड़ रहा है अपने। ओके बेटा अभी तो स्टार्टिंग है, और मजे दिलवाने वाले, और मजे आने वाले। डीएनए के नाम को जरा ठीक से स्टडी कर लेते हैं यार। डीएनए पूरा बड़े में अपन ने देख लिया। डीएनए, अगर तुमने फ्रेंड को पूछा ये डीएनए क्या है बाबा, ये डीएनए, वो रट के बोल देगा। क्या बोल देगा? डीऑक्सी राइबोज, या राइबो भी बोल सकते हो, मैं राइबोज लिख रहा हूं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्पेलिंग क्या गलत गड़बड़ हो रही है क्या? सही है ना स्पेलिंग? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सही है। ऐसे तुम्हारा फ्रेंड सर ये फुल फॉर्म देना चालू हो जाएगा। अपन कैसे देंगे सर? अपन कैसे देंगे? ये फ्रेंड का मान लो, ये फ्रेंड की बात है, ये फ्रेंड ने फुल फॉर्म दे दिया। ये फ्रेंड की बात है, लिख रहा ऊपर, फ्रेंड ने ये फुल फॉर्म दे दिया। जो मेरे से पढ़ रहे हैं सर कैसे फुल फॉर्म देंगे? सर ब्रेक करके फुल फॉर्म लिखेंगे। डी से क्या आता है बेटा? शुगर लिख देंगे सर। कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सी राइबोज शुगर एक प्रेजेंट है। क्या है ये सर? ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है। ओके हाँ, शुगर के बारे में भी ठीक से पढ़ेंगे। हाँ अभी तक देख लो, जिनका 11th वेस्ट है उनके लिए भी बता देंगे क्या क्या वो स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे। 5 कार्बन होता है, ये 5 कार्बन पेंटा शुगर रहती है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज आती है। 11th वेस्ट है, कुछ नहीं बेटा, अभी से स्टार्ट करना यार, फ्रेश स्टार्ट कर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, डी से मैंने डिकोड किया। एन से क्या किया सर अपन ने? एन से क्या कर लिया? नेगेटिवली चार्ज्ड। और सर ए से क्या बोल दिया? ए से नेचर बता दे, जो ऑल्टरमान साहब ने बोला, एसिडिक नेचर। सर की बात क्या करे यार? सर हो गया, ये फुल फॉर्म सर को भी मालूम है, लेकिन ब्रेक करके डीएनए के वर्ड को एनालाइज सर कैसे करेंगे? फ्रेंड ने बोल दिया सर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तेरा भी करेक्ट है, फ्रेंड को भी टिक देते यार, तूने फॉर्मूला बोल दिया। सर ने क्या कर दिया? सर ने डीएनए को तोड़ के लिख दिया, डीऑक्सी राइबो शुगर लिख दिया। यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक को एक्सप्लेन करते हैं, अब दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए दोनों को एक साथ रख लो। क्या होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज क्यों है बेटा? फॉस्फेट, आगे तुम पढ़ोगे बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो इन दोनों का कैरेक्टर आ रहा है। रीजन पूछ लिया मुझे बच्चों ने, नेगेटिवली चार्ज क्यों है, एसिडिक क्यों है?
एसिडिक तो ऑल्टमान साहब ने बता दिया था, नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। बेटा आगे स्ट्रक्चर भी मैं बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर में देखोगे तुम न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर ऐसे मिलेगी डीऑक्सीराइबोस डीएनए के केस में, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ये नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो फ्रेंड वाला और सर वाला कॉन्सेप्ट तगड़ा विजुअलाइज हुआ है, तगड़ा क्लियर हुआ है। डीएनए का नाम से ही डीएनए का स्टोरी स्टडी किया अपन ने, स्टोरी की जेनेटिक मटेरियल है, स्टोरी समझाई एक प्रोटीन और डीएनए में क्या अलग बात है। और क्या डिस्कस किया अपन ने कि बेटा स्टोरी से लिंक करते हुए फ्रेडरिच मेशर साहब ने क्या बोला, आल्टमान साहब ने क्या बोला। आल्टमान साहब मेन थे, उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, और न्यूक्लिक एसिड में ही ये दो आते हैं भाई साहब, डीएनए एक आता है और आरएनए आता है, यही दो न्यूक्लिक एसिड पूरे बायोलॉजी में है। तो डीएनए मैंने उठा लिया, डीएनए का नाम ही उठा लिया। फ्रेंड से जब भी मैंने पूछा यार डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ऐसे पढ़ा था मैंने, तेरा भी सही है बॉस। सर के पास में गया, सर ने ऐसे तोड़ के विजुअलाइज करा दिया कि शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, एन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड की वजह से एसिडिक कैरेक्टर और नेगेटिवली चार्ज कैरेक्टर आ रहा है। तो ये डीएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बॉस? क्लियर है, नोट कर ले यार, नोट कर ले। हाँ क्लियर है, कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चीज पे चलेंगे, नेक्स्ट चीज पे चलते। चलो क्या पढ़े नेक्स्ट? डीएनए तो हो गया, डीएनए का बेसिक बात अपन ने करा था। एक लेंथ वगैरह पे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने, लेंथ वगैरह पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेंथ ऑर्डरली मैं देख रहा हूँ, नोट्स के ऑर्डर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा लेंथ ऑफ डीएनए कैसे मेजर करते हैं? द लेंथ ऑफ डीएनए is equal to number of nucleotides or number of न्यूक्लियोटाइड नहीं, यहाँ पे रब कर दो, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। Length of DNA is equals to number of nitrogenous bases or number of nitrogenous base pairs। इससे अपन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की। डीएनए मॉलिक्यूल की दो एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। ये सपोज एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक ही स्ट्रैंड है इसमें, और ये अपना फेमस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह कंपोनेंट्स में वो बताऊंगा मैं, कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या होते हैं वो शायद से अगले लेक्चर में अपन 11th का डेडिकेट करेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि इस लेक्चर में तो बस ओवरव्यू हो पाएगा। कंपाइल कर देते इस और उस लेक्चर को। ओके, यहाँ पे लिखा A T G C A T G C A T, ये एक लिख दिया, और यहाँ पे A T G C A T
उसके बाद यहाँ पे एक लिख दिया टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। इसको तुम कैसे गिनोगे? इसकी लेंथ गिननी है सर, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस गिन लेता हूं, नाइट्रोजनस बेसिस गिन लेता हूं, ये गिन ले भाई तू। और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर गिन ले, लेंथ तो सेम ही होगी ना। लेंथ कैसी है? ऐसी ऐसी लेंथ है, चौड़ाई से भले ये चौड़ा है लेकिन लेंथ अपने को चाहिए यार। कंफ्यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या बोला? लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है। सिंगल स्ट्रैंडेड में बेटा पेयर कहां से ढूंढोगे? एक ही बड़ी लेंथ है, उसमें नंबर ऑफ बेसिस गिन ले, नाइट्रोजनस बेसिस गिन ले। हाँ, नाइट्रोजनस बेसिस बताता हूं ना यार, रुक जा। नाइट्रोजनस बेसिस अगले लेक्चर में क्लियर होगा, वो 11th का कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह। 80 जो लिखा है 11th फेल वालों, ये 11th नहीं आता तो अगला लेक्चर आएगा, उसमें 11th का कवर कर लेंगे। जिनका सही है, जिनका सही जा रहा है, उनके लिए ये इजी होगा नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या है बेटा? नाइट्रोजनस बेस पेयर गिन लूंगा मैं। सर यहाँ पे बेसिस ज्यादा है, कैसे भाई? लेंथ ऐसे देख रहा हूं मैं, चौड़ाई नहीं देख रहा हूँ, चौड़ाई नहीं लेंथ देख रहा हूँ ना। लेंथ और ब्रेथ में फर्क नहीं मालूम? फिजिक्स किससे पढ़ते हो? लेंथ और ब्रेथ में फर्क नहीं मालूम क्या? लेंथ और विड्थ में, भाई ये विड्थ है, ये लेंथ अपन देख रहे हैं ना यार, लेंथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा सिंपली नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर गिन ले, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर गिन ले, इससे लेंथ आ जाएगी तेरी। हाँ, इससे लेंथ आ जाएगी। लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिवाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल लिखवाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल लिखवाएंगे। लेंथ ऑफ डीएनए क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने उठा लिया, यहाँ पे देखा नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, और यहाँ पे देख लिया मैंने नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। क्योंकि लेंथ तो ऐसी है ना, ब्रेथ से कुछ फर्क नहीं है। ये ऐसे गिन लूंगा, 1 2 3, ऐसे गिन गिन के भी सेम ही लेंथ आएगी, और ऐसे गिन के भी 1 2 3 सेम ही लेंथ आएगी। तो ये लेंथ का कॉन्सेप्ट था। अगला एक बेटा इंपॉर्टेंट टेबल लिखवाएंगे। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट टेबल लिखवाएंगे। ये बेटा तुम्हें याद करेगा, एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है इससे, नीट के एग्जाम में या फिर सीबीएसई के एग्जाम में। छोटा सा टेबल बना लेंगे। पहले अपन देखेंगे फाइ 174। एक बेटा बैक्टीरियोफाज है, इसकी लेंथ, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इसकी कैसे कर सकते हो? 1 + 4 5, 4 - 1 3, 7 + 1 8, 7 - 1 6। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइड की विरुद्ध वाल में। नाइट्रोजनस बेसिस लेंथ और ऑर्गेनिज्म का टेबल बना लिया था मैंने। फाइ 174 इज अ बैक्टीरियोफाज। उसका कैसे कैलकुलेट करते सर? 4 + 1 कर दे 5, 4 - 1 कर दे 3, 7 + 1 कर दे 8, 7 - 1 कर दे 6। इतने नाइट्रोजनस बेसिस इसके पाए जाते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है सर? बैक्टीरियोफाज लैम्डा। बैक्टीरियोफाज लैम्डा का
इसका डायरेक्ट याद कर सकते हो तुम यार, 48 52 ऐसे याद कर सकते हो। बेस पेयर्स बीपी, नाइट्रोजनस बेस पेयर, बीपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस पेयर को। 48 50, 50 माइनस 48 2 यहाँ पे 48 52 बेस पेयर्स। और अगला है ई कोलाई, एस्टेरिशिया कोलाई। लेंथ का बेटा टेबल लिख के दे रहा हूँ, टेबल के फॉर्म में ज्यादा इजीली तुम्हें मेमोराइज हो सकता है। इसका क्या है 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस नहीं प्लस 10 की पावर प्लस 6 बीपी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 44.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। अगला है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड ह्यूमन सेल, हैप्लॉइड ह्यूमन सेल। क्या है हैप्लॉइड ह्यूमन सेल? हैप्लॉइड ह्यूमन सेल का 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। 3 इंटू 3 9 वैसे याद कर सकते हो। ये हैप्लॉइड ह्यूमन सेल का क्या है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर सर, ये n होता है। तो बेटा डिप्लॉइड का क्या होगा, इंटू 2 सिंपली कर दे भाई, इंटू 2 कर दे डिप्लॉइड के लिए। डिप्लॉइड ह्यूमन सेल का क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर दे सर, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। तो ये है बेटा ऑर्गेनिज्म और लेंथ का एक अच्छा सुंदर सा टेबल मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी में भी देख सकते हो तुम, हाँ एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। क्या है ऑर्गेनिज्म 5174, बैक्टीरियोफाज का क्या है 5386 नाइट्रोजनस बेसिस। बैक्टीरियोफाज लैम्डा का क्या है 4852 48,502 बेस पेयर्स देखने को मिलेगा। एस्टरीशिया कोलाई का 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। हैप्लॉइड ह्यूमन सेल का 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। डिप्लॉइड का 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। तो बेटा मैंने पूछ लिया इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका है, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका है सर, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपने ही बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही सिर्फ अपन नाइट्रोजनस बेसिस गिन के लेंथ बताते हैं। तो बाकी सब क्या है, ये बेटा डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन 5-174 बैक्टीरियोफाज, इसमें प्रेजेंट है ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे ही कन्फाइन करते हुए अगला क्लास 11th का जो जिनकी क्लास 11th वेस्ट है उनके लिए लेक्चर लाएंगे। उस पे क्या पढ़ाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या फर्क है। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स में अपन पढ़ रहे होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए के मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। वॉटसन एंड क्रीक का फेमस मॉडल स्टडी करेंगे। फिर चारगास रूल तो ऑलरेडी अपलोड करवा दिया है शायद से मैंने। उसके बाद सेंट्रल डॉगमा आएगा। सेंट्रल डॉगमा के बाद डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे। तो बेटा आज क्या किया, आज सर स्टोरी पढ़ी सिर्फ। आज क्या पढ़ा बोलो, दो ही चीज पढ़े, स्टोरी और ये टेबल एक याद करने बोला ऑर्गेनिजम्स और लेंथ पे, एक टेबल याद करने बोला। जो भी 4 ही है इसलिए 5 है, 5 याद करवा देंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5-174 में पाया जाता है। और फिर स्टोरी में क्या पढ़ा सर, फैमिली वालों ने पूछ लिया क्या पढ़ रहे हो स्टोरी वगैरह। स्टोरी में सर अपन ने पढ़ा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अभी अपन समझ रहे जेनेटिक मटेरियल, लेकिन पिछले साइंटिस्ट समझ रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने के लायक नहीं है क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, उन्हें लग रहा था
प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होगा वैसा वो समझ रहे थे। बाद में चेंजेस आए, डीएनए को अपन ने जेनेटिक मटेरियल माना क्योंकि बेटा ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, भयंकर राजा मॉलिक्यूल है, बताया था सर ने, राजा मॉलिक्यूल है, ये भी कोड करेगा, ये भी डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। फिर बेटा डीएनए के और डीप गए कि यार डीएनए की खोज कैसे हुई, डीएनए कैसे ढूंढा गया। तो बेटा फ्रेडरिक मेशर सर आए, 1869 की बात थी, उन्होंने लोकल अस्पताल से बोला यार मुझे डिस्कार्डेड बैंडेज लेके आ जाओ, डिस्कार्डेड बैंडेज से वो लेके आए, उन्होंने टेस्ट किया उस पर पस सेल्स के न्यूक्लियस में खोजा उन्होंने एक सब्सटेंस जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियन। फिर ऑल्टमान साहब आए, बोले न्यूक्लियन जो तूने डिस्कवर किया था ना वो उसका नेचर एसिडिक है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया। और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2 न्यूक्लिक एसिड्स आए, आरएनए और डीएनए, उनके बीच में डिफरेंस सर ने बता दिया था ऑलरेडी। डीएनए क्या है, डीएनए एक बच्चे से फ्रेंड से पूछा अपन ने, डीएनए बोला डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सर के पास में गया डीएनए को खोल के दे दिया उन्होंने, डी से मानो डीऑक्सी राइबोज शुगर, एन से मानो नेगेटिवली चार्ज्ड, ए से एसिडिक नेगेटिवली चार्ज, और एसिडिक नेचर किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फ्यूरिक एसिड। फिर बाद में अपन ने बोला लेंथ कैसे ढूंढे सर, डीएनए की लेंथ कैसे ढूंढे, लेंथ के लिए मैंने बोला नाइट्रोजनस बेसिस गिन लो या फिर नाइट्रोजनस बेस पेयर गिन लो। बच्चों को डाउट आया कि सर ए बेस का वृत्त ज्यादा है, ए वृत्त का लेंथ में फर्क है ना, लेंथ ऐसी लेंथ देख रहे हैं, ऐसी लेंथ गिन के भी बेसिस से बेस पेयर गिनूंगा तो सेम ही लेंथ आएगी ना बॉस। हाँ, तो मैंने एक चार्ट दिलवा दिया, चार्ट दे दिया, वो भी लर्न करने में थक रहे, ऑर्गेनिजम्स और लेंथ का एक चार्ट दिया, 174 बैक्टीरियोफाज का मैंने बोला याद कर, 5386 नाइट्रोजनस बेसिस है, अकेला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा 4852, इकोला है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर सारे डबल स्टैंडर्ड है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन सेल 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, डिप्लॉइड क्या होगा इंटू 2 कर ले, ये 2n होता है, ये n होता है, इंटू 2 कर ले 6.6 × 10⁹ बेस पेयर सारे डबल स्टैंडर्ड। एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें भी पिघला गया, एक क्वेश्चन पूछा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा होगा, सर 5-174 बैक्टीरियोफाज का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये था आज के लेक्चर में, अगर पसंद आया बेटा, अगर हाँ थंबनेल करवा दूंगा, जो भी जिद कर रहा है थंबनेल की, कमेंट आया था अपने को थंबनेल करवा के ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा शेयरिंग वगैरह होगी। हाँ शेयर करते रहो चैनल को, पहुंचा दो यार, हाँ 1K तक जल्दी, हाँ जाएंगे, ओके चलो बाय।